हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो में जहां पे हम लोग करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को लेके बहुत सारा डिस्कशंस। तो इस वीडियो को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। हमारा पहला सेगमेंट होगा जहां पे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और दूसरा सेगमेंट होगा जहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरेस्ट नहीं है और आप सीधा इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे फॉरवर्ड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वेरियस फॉर्मूलेज, प्रॉपर्टीज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? अगर हम लोग कोई फंक्शन ऑफ टाइम लेते हैं और उसको अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली में क्या होता है, ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का मतलब है कोई भी फंक्शन को हम लोग कुछ कर्नेल से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कर्नेल एक नॉन डायमेंशनल फंक्शन होता है। कर्नेल से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विच इज प्रीवियसली फिक्स्ड। तो यहां पे जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमारा कर्नेल है e टू द पावर माइनस एस टी, ये हमारा कर्नेल है। जो भी इनपुट फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग कर्नेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो भी बनता है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इंफिनिटी लिमिट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद क्योंकि लिमिट्स यहाँ 0 है और एक इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है, तो t का लिमिट बैठाने से t वैनिश हो जाएगा। जो रह जाएगा वो है फंक्शन ऑफ ये s। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा इनपुट है सम फंक्शन ऑफ टाइम, t फॉर टाइम, और हमारा आंसर निकल रहा है सम फंक्शन ऑफ s, जहां पे s है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, s फ्रीक्वेंसी क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बोला कि कर्नेल मेरा नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी होता है। क्योंकि t का डायमेंशन यहाँ पे टाइम है, तो इसको अगर नॉन डायमेंशनलाइज करना है तो s का डायमेंशन होना चाहिए, s का डायमेंशन होना चाहिए 1 अपॉन टाइम, ताकि 1 अपॉन टाइम को अगर t के साथ मल्टीप्लाई करे तो टाइम डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्वांटिटी नॉन डायमेंशनलाइज बन जाएगा। तो 1 अपॉन टाइम ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो s फंक्शन जो है ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और इन जनरल जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो s कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, s का फॉर्मेट हो सकता है अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, अच्छा, तो अभी यहां पे एक और बात आता है कि फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बन सकता है। ये डिस्कशन हम सेगमेंट 2 में करेंगे, अभी इसको हम रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फॉर्मूला। अभी यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरा फंक्शन f ऑफ t वाला फंक्शन अगर ये 1 है तो हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेके इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। 1 मतलब एक्चुअली t का पावर 0 है, तो 1 इज अ फंक्शन ऑफ t वेयर t टू द पावर 0। तो अगर हम यहां पे f ऑफ t के जगह पे 1 इनपुट करते हैं तो लैप्लास ऑफ 1 ये बन जाता है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 टाइम्स dt। तो ये इंटीग्रेशन को हम प्रॉपरली एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल की तरफ ट्रीट करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू a e टू द पावर माइनस एस टी dt। ठीक है, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट फ्रॉम 0 टू a। अभी अगर हम लोग माइनस 1 अपॉन एस कॉमन ले लेते हैं बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस 1 अपॉन एस कॉमन लेने से लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं t की जगह पे तो ये बन जाता है e टू द पावर माइनस एस इंटू a, और अगर हम 0 पुट करते हैं t की जगह पे तो e टू द पावर 0 जो कि बन जाता है 1, सो माइनस लोअर लिमिट। अभी अगर हम लोग यहाँ पे a टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो a का लिमिट यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस है,
तो माइनस ऑफ इनफाइनाइट बन जाता है e की पावर में, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आने वाला है -1/s 0 - 1। सो -1/s इंटू -1 ये बन जाता है 1/s। तो ये बन गया हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन हम इनपुट करते हैं ft की जगह पे, तो उसका जो आंसर निकलता है वो होता है सम फंक्शन ऑफ s। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बैठाएंगे, यहाँ पे 1 बैठाया है, अभी अगर हम t⁻n बैठाएंगे ताकि वो फॉर्मूला जनरलाइज बन जाए, क्योंकि यहाँ पे t⁻0 था, अगर 0 के बदले में n बैठाते हैं तो कुछ फॉर्मूला आएगा। अगर sin t, cos t, sin हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बैठाएंगे, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आता रहेगा। तो उसको हम एक फॉर्मूला की लिस्ट बना के इसको हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं हमारे अगले प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी बोला था कि f ऑफ t 1 लेने से मैंने अभी निकाला है कि उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s आने वाला है। ऐसे ही अगर t⁻n लेते तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला था n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अगर n फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, अगर n होता है t⁻, लेट्स से 3/2, तो n फ्रैक्शनल होने से यहाँ पे 3/2 फैक्टोरियल वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि फैक्टोरियल फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होता है। तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, इसको हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि n फैक्टोरियल है गामा n+1 और डिनोमिनेटर सेम रख देंगे, तो गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। तो अगर ये n फ्रैक्शनल है तो हम इस फॉर्मूला को गामा से लिखेंगे। अगर n इंटीजर है तो हमें पता है कि गामा n+1 n फैक्टोरियल होता है, तो गामा की जगह पे हम लोग डायरेक्टली फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सारे फॉर्मूलाज ऐसे बना लेंगे, इनको याद रखेंगे और इनको हम लोग प्रॉब्लम्स में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारा पहला प्रॉपर्टी लैप्लास का, जो कि है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मेरे पास दिया हुआ है लैप्लास ऑफ सम फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू सम अदर फंक्शन ऑफ s, ये गिवन है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहता है अगर हमारा इनपुट फंक्शन e⁻at से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो आंसर कैसे बनेगा। जो प्रीवियस आंसर था, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ s था, उस सेम फंक्शन को हम s - a से रिप्लेस कर देंगे। तो s को हम रिप्लेस करेंगे s - a से, फंक्शन सेम रहने वाला है। सेम फंक्शन में s की जगह हम s - a लिख देंगे, जहां पे a है एक्सपोनेंशियल के पावर में इन द कोएफिशिएंट ऑफ t। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस प्रॉपर्टी को हम एक प्रॉब्लम में पुट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये हमारा होगा फंक्शन ऑफ t पार्ट, और ये होने वाला है e⁻at वाला पोर्शन। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो हमारा a कितना है, a बन जाता है 2, तो 2 हो गया हमारा a का वैल्यू, और ft है cos 4t। तो पहले हमें निकालना होगा लैप्लास ऑफ द f ऑफ t पार्ट। तो हम लोग ले लेते हैं लैप्लास ऑफ f ऑफ t मतलब cos 4t। एज पर द फॉर्मूला जो मैंने अभी दिखाया है आपको कि फॉर्मूला ऑफ cos at कितना होने वाला है, s/s² + a²। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये बन जाता है s/s² प्लस यहाँ पे a है 4, तो 4² मतलब 16। तो ये हमारा बन गया कैपिटल F ऑफ s, जो कि फॉर्मूला में ये पोर्शन है। अभी अगर इसको हम e⁻at से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पे है हमारा e⁻2t, तो अगर e⁻2t को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होने वाला है, जो f ऑफ s है वहां पे s की जगह हमें s - a से रिप्लेस करना है, जहां पे a कितना है, a का वैल्यू है 2। तो जहां जहां s दिख रहा है, s की जगह पे हमें s - 2 बिठाना है। तो न्यूमरेटर s की जगह s - 2 बन गया, डिनोमिनेटर s² की जगह s - 2 होल स्क्वायर बन गया, और 16 ही रहने वाला है।
तो ये बन गया हमारा फंक्शन ऑफ s माइनस a, जहां पे a का वैल्यू है 2, और यही है हमारा आंसर टू द क्वेश्चन। बस इसको एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेना है, होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके, वो अभी हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके एक प्रॉब्लम। तो आइए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर ये गिवन फंक्शन है तो दिस मस्ट बी एफ ऑफ टी, और ये है हमारा e टू द पावर at। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आना चाहिए? a का वैल्यू डेफिनेटली 1 है, तो a है हमारा 1। अभी अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर रिज्यूम करके देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम लोग लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी निकालते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर टी। अच्छा, साइन स्क्वायर टी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं, अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी dt, तो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं? मल्टीपल एंगल्स यूज करके साइन स्क्वायर को हम cos 2t में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां भी एकदम सेम प्रोसेस होने वाला है। हम लोग साइन स्क्वायर टी को पहले मल्टीपल एंगल्स यूज करके cos 2t में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए एक हाफ का जरूरत होगा। तो एक हाफ बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और एक 2 लैप्लास के इनसाइड में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो उसको अंदर से और बाहर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट मैनिपुलेट हो सकता है लैप्लास में, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट मैनिपुलेशंस अलाउड है। अच्छा, अभी 2 साइन स्क्वायर टी हमें पता है कि cos 2t का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर टी बन जाता है 1 माइनस cos 2t। तो 1 माइनस cos 2t हम 2 साइन स्क्वायर टी के जगह बिठा देते हैं, तो हाफ लैप्लस ऑफ 1 माइनस cos 2t। अभी एक एक करके इसका लैप्लस हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके लैप्लस ऑफ 1 लिख सकते हैं माइनस लैप्लस ऑफ cos 2t। ये बन गया लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब अगर प्लस और माइनस है तो उसको 2 डिफरेंट लैप्लस फंक्शंस में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, लैप्लस ऑफ 1 ये मैंने अभी दिखाया था आपको, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन s, और cos t का फॉर्मूला है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो बन जाता है 4। तो ये हमारा बन गया f ऑफ s। ठीक है, तो हमें ये f ऑफ s मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है? सिर्फ s की जगह पे रिप्लेस करना है s माइनस a से, जहां पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं लैप्लस ऑफ e टू द पावर t इंटू साइन स्क्वायर t। ये बनने वाला है, जहां जहां पे s दिख रहा है s को रिप्लेस करना है s माइनस 1 से। तो ये बनने वाला है हाफ 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम यहीं पे रख देंगे। ये बन गया हमारा लैप्लस ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये है हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ये अगर गिवन है कि लैप्लस ऑफ सम फंक्शन इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ s, ये गिवन है, तो अगर हमारा गिवन इनपुट फंक्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a से, मतलब t को हम रिप्लेस करते हैं at से, तो हमारा आंसर कैसे अफेक्ट होने वाला है? जो पहला वाला ओरिजिनल आंसर था वहां पे s का जगह पे रिप्लेस होने वाला है s अपॉन a से, और एकदम आउटसाइड में 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई होने वाला है वो आंसर। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल इनपुट फंक्शन t की जगह at से रिप्लेस हो जाता है, तो जो आउटपुट ओरिजिनल आउटपुट फंक्शन था उस आउटपुट फंक्शन s को रिप्लेस कर देंगे s अपॉन a से, और उस पूरा फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन a से। तो अभी इस प्रॉपर्टी को यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया हुआ है cos 2t। अभी देखिए, इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ स्केल से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें याद है इसका फॉर्मूला हमें देगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4।
तो ये इसका आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग ये आंसर लाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। तो मान लेते हैं कि लैप्लस ऑफ cos t, पहले इसको निकालते हैं, फिर हम t को रिप्लेस करेंगे 2 इंटू टी से, जो कि है हमारा a इंटू टी। ठीक है, तो लैप्लस ऑफ cos t, ये बेसिक डेफिनेशन है s अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस 1। अभी अगर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो cos t को अगर cos 2t से रिप्लेस करते हैं तो हमारा a बन जाता है यहाँ पे 2। तो एज पर द फॉर्मूला हमको पहले 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है हमारा ये 1 अपॉन a। फिर जो फंक्शन ऑफ s था वहां पे s को हमें रिप्लेस करना है s अपॉन a से। ठीक है, तो जहां जहां पे हमें s दिख रहा है s को रिप्लेस करना है s अपॉन 2 से। तो इस न्यूमरेटर के s को हमने रिप्लेस कर दिया s अपॉन 2 से, डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दिया s अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ s अपॉन 2 बाई s स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं, इस 2 को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन 4 s बाई s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 और 4 कैंसिल होने वाला है, तो हमको आंसर मिल जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, जो आंसर हमने पहले ही यहां पे निकाल चुके थे। ठीक है, तो वही आंसर आने वाला है जो फॉर्मूला से डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला को हम चेंज ऑफ स्केल से डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n, मतलब अगर ये हमारे पास गिवन है कि कोई f ऑफ t फंक्शन का लैप्लस लेते हैं तो f ऑफ s है, ये गिवन है। अभी अगर हम लोग f ऑफ t को मल्टीप्लाई करेंगे t टू द पावर n से, ठीक है, जहां पे n कोई भी इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, जहां पे n है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आउटपुट कैसे चेंज होने वाला है, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था उस आउटपुट को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जहां पे n है t के पावर में, तो अगर t स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, अगर सिर्फ t मल्टीप्लाइड है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे ही जितना t का पावर मल्टीप्लाई होगा उतना ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव करना होगा ओरिजिनल वाला fs फंक्शन को, और उसको करने के बाद t माइनस 1 टू द पावर n से आंसर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर t का पावर ऑड होता है तो ये बन जाएगा -1, अगर t का पावर इवन है तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, तो इसका सिर्फ यही मतलब बनता है कि इसका आंसर आइदर +1 होने वाला है और -1 होने वाला है। -1 होगा जब n ऑड है और +1 होगा जब n इवन नंबर है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n का प्रॉपर्टी। तो अभी इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं हमारा फंक्शन है cos 2t और ये मल्टीप्लाइड है सिर्फ एक t से, मतलब t टू द पावर 1 से मल्टीप्लाइड है। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा सिर्फ एक बार। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले हम लोग लैप्लस ऑफ cos 2t निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला वाइज बन जाता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। फिर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है सिर्फ एक बार, क्योंकि t टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो लैप्लस ऑफ t इंटू cos 2t ये बन जाता है -1 टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पे -1 टू द पावर n है, n का वैल्यू 1 है, तो ये बन गया -1 टू द पावर 1। n की जगह अगर 1 बिठाएंगे तो ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होने वाला है। सो ddS ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो बस हमें इसका एक डिफरेंशिएशन करना है, वही बन जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये u बाई v फॉर्मूला यूज होने वाला है, जिसका फॉर्मूला है v मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, जो कि बन जाएगा 1
माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो बन जाएगा 2s अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 2s स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पे एक पॉजिटिव s स्क्वायर है, तो उसको सिंप्लीफाई करने से बन जाता है माइनस s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। बाहर का माइनस अंदर ले लेते हैं तो s स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने यूज कर लिया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय t टू द पावर n। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं। अगर t के पावर थोड़ा सा ज्यादा होता तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे t के पावर में है 2। ठीक है, तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं लैप्लस ऑफ साइन 3t, जो एज पर फॉर्मूला बन जाता है 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो कि है 9। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाइड है t स्क्वायर से, तो हमारा n बन जाता है यहाँ पे 2 इन द फॉर्मूला। n 2 बन जाता है, जिसका मतलब है हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे। तो लैप्लस ऑफ t स्क्वायर साइन 3t ये बनने वाला है यहाँ पे -1 टू द पावर 2 जो कि बन जाएगा सिंपली 1। तो लिख लेते हैं -1 टू द पावर 2 d2 ds2 ऑफ 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। तो -1 टू द पावर 2 वो बन जाता है 1। तो फर्स्ट एक डिफरेंशिएशन रह जाएगा और इसका हम लोग एक डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 3 कांस्टेंट है, तो 3 को हम डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 को हम निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन के बाहर। तो हमें डिफरेंशिएट करना है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन हो जाता है -1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर इनटू एज पर चेन रूल हमें s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है जो बन जाएगा 2 इंटू s। तो यहाँ पे हम लोग इस 2 को फिर से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे कांस्टेंट है 2 और ये माइनस हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बन जाता है -6 ddS ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। फिर इसको हमें u अपॉन v का फॉर्मूला यूज करके एक और डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग ले लेते हैं डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि है 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो बन जाएगा 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2s डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो बन जाता है टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस 4 s स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का होल टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर से एक s स्क्वायर प्लस 9 कॉमन आ जाएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हम लोग s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर का पावर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल कर देते हैं, पावर 4 कट होके पावर 3 बनने वाला है। तो अभी इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -6 इंटू s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 होल क्यूब। तो ये बन जाता है लास्ट में 9 माइनस 3s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 होल क्यूब। अभी अगर चाहे तो एक 3 अंदर से कॉमन ले सकते हैं, एक -3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 18 टाइम्स s स्क्वायर माइनस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 होल क्यूब, और ये बन गया हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर t का पावर ज्यादा होता है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव करना है। अगर पावर 3 है तो ऐसे ही 3 टाइम्स डेरिवेशन करना होगा। और याद रखिए जब भी हम मोर देन 1 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक पावर ऑलवेज कैंसिल होने वाला है। अगर हमारा फंक्शन साइन या कॉस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ऑलवेज
एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा। अगर आप ये कैंसिल नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत लंबा चौड़ा बनने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो अभी है डिवीजन बाय टी। तो हमने पहले किया मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू द पावर n, अभी हम लोग करने वाले हैं डिवीजन बाय टी। तो ये प्रॉपर्टी हमें बोल रहा है कि गिवन है एफ ऑफ टी अगर लेते हैं उसका लैप्लास करेंगे तो एफ ऑफ एस आने वाला है। अभी अगर उस इनपुट फंक्शन को टी से डिवाइड करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जो आउटपुट फंक्शन था ओरिजिनल उस सेम आउटपुट फंक्शन को लेते हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एस की जगह पे यू लिख रहे हैं। एस हम लोग इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर लिमिट पे प्रेजेंट है। तो एक्चुअली जो फंक्शन है उस सेम फंक्शन को हम ले रहे हैं, सिर्फ एस को रिप्लेस कर रहे हैं कोई एक डमी वेरिएबल से, उस डमी वेरिएबल का हम यू बोल रहे हैं। अगर चाहे तो कोई और भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो ओरिजिनल फंक्शन को लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी बनने वाला है अगर ये जो फंक्शन है एफ टी अपॉन टी, इफ लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो एफ टी अपॉन टी, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तभी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूजेबल नहीं है क्योंकि वो इंटीग्रेशन कन्वर्ज नहीं होगा अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो यहाँ पे फंक्शन है साइन टी अपॉन टी, इसका लैप्लास निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑफ टी बनने वाला है साइन टी जो डिवाइड है टी से। तो पहले हमें निकालना होगा लैप्लास ऑफ साइन टी जो बनने वाला है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फिर इसको अगर हम t से डिवाइड करेंगे, हमारे इनपुट फंक्शन को t से डिवाइड करेंगे, तो एज पर द फॉर्मूला पहले हमें इंटीग्रेशन लेना है s टू इंफिनिटी। तो हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं s टू इंफिनिटी। जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वही फंक्शन लेना है, सिर्फ s वेरिएबल की जगह पे कोई और वेरिएबल बिठाना है। तो ये हमारा fs फंक्शन है, तो यही फंक्शन लेना है, सिर्फ s की जगह पे u बिठाते हैं और उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बन गया हमारा प्रॉपर्टी। अभी अगर आप चाहे तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि लिमिट t टेंडिंग टू जीरो एफ टी अपॉन टी ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये है हमारा एफ टी अपॉन टी। तो अगर हम लोग लिमिट लेते हैं लिमिट t टेंडिंग टू जीरो साइन टी अपॉन टी, तो इसका वैल्यू आता है 1। तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन पे वापस आते हैं। इसका इंटीग्रेशन होने वाला है tan इनवर्स ऑफ u और लिमिट है s टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी हमें लिमिट पे नहीं लिखना है, इसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है। लिमिट a टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख के अपर लिमिट को a से रिप्लेस करना है। तो ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लिखने का स्टाइल। फिर इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स ऑफ s। अभी हमें पता है कि अगर a टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स a है तो इसका मतलब उसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो ये बन जाता है पाई बाई 2 अपॉन tan इनवर्स ऑफ s, जिसको अगर हम चाहें तो cot इनवर्स ऑफ s लिख सकते हैं, लेकिन हम इस आंसर को यहीं पे रख देंगे। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इस सेम क्वेश्चन को अगर हम चाहते तो थोड़े डिफरेंट वे में भी एक्सप्रेस कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि यहाँ पे लैप्लास निकालने की जगह ये लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन को निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन निकालना है और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन को e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके जीरो टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है लैप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि लैप्लास ऑफ अगर हम लेते हैं साइन टी अपॉन टी,
तो उसका आंसर अभी हमें मिला है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s। तो ये आंसर हमें मिला है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s। ठीक है। अच्छा, अभी इसका डेफिनेशन वाइज क्या लिखना है, लैप्लस ऑफ एफ टी, मतलब ये डेफिनेशन है। तो अभी अगर ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी है, इस फंक्शन को अगर हम एफ ऑफ टी मानते हैं, तो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी एज पर डेफिनेशन ये एक्चुअली होता है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी हमारा है साइन टी अपॉन टी डी टी। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s। अभी गिवन इंटीग्रेशन पे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये e टू दी पावर माइनस एस टी यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अभी आप सोचिए कि s की जगह पे कितना बिठाने से ये 1 बन जाएगा, ताकि ये इंटीग्रेशन एग्जैक्टली इसकी तरह बन जाए। तो हम समझ सकते हैं कि अगर s की जगह 0 ले लेते हैं तो e टू दी पावर 0 जो कि बन जाएगा 1, तो ये इंटीग्रेशन एग्जैक्टली ऐसे दिख जाएगा। तो अगर s की जगह 0 लेते हैं तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी डी टी। तो s की जगह 0 ले रहे हैं तो ये 0 हमें यहाँ राइट साइड पे भी पुट करना है। तो अगर s की जगह 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये बनने वाला है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 0 का मतलब होता है 0, तो इसका आंसर हमें मिल गया पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 है हमारा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो अगर कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 टू इनफाइनाइट और e प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है हम नॉर्मली लैप्लास निकालेंगे, आखिर में s की जगह 0 बिठा देंगे क्योंकि s प्रेजेंट नहीं है। अभी आप ये सोचिए कि अगर इस क्वेश्चन पे e टू दी पावर माइनस टी होता, e टू दी पावर माइनस टी इंटू ये फंक्शन होता, तो हम समझ सकते हैं कि उसका मतलब s की जगह पे यहाँ पे 1 है। तो अगर s की जगह 1 है तो ये बन जाता है e टू दी पावर माइनस टी। तो हमें यहाँ पे भी s की जगह अगर 1 बिठा देंगे तो जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा इस नया क्वेश्चन का आंसर। तो अगर e का पावर में कुछ प्रेजेंट है, माइनस ऑफ t करके कुछ प्रेजेंट है, तो हमें सिर्फ कंपेयर करके देखना है कि s का वैल्यू कितना है। तो लैप्लास निकालेंगे, e की पावर को छोड़ के बाकी जो फंक्शन है उसका लैप्लास निकालेंगे, वहां पे s की जगह कंपेयर करके जो बनता है वो बिठा देंगे। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी अभी हम लोगों ने सीखा है उसका एक कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो यहां पे हमें दिया हुआ है टी क्यूब से मल्टीप्लाइड है, e टू दी पावर माइनस टी भी प्रेजेंट है, एक साइन टी भी प्रेजेंट है। तो पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि टी क्यूब प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू दी पावर n का प्रॉपर्टी आ गया। यहाँ पे e टू दी पावर माइनस टी है और इंटीग्रेशन है, लैप्लास निकालना नहीं है, इंटीग्रेशन गिवन है। इसका मतलब ठीक प्रीवियस क्वेश्चन की स्टाइल में करना होगा। e टू दी पावर माइनस टी है, इसका मतलब है कि s की जगह पे यहाँ पे बेसिकली 1 दिया हुआ है। अगर s रहता तो s को हम कंपेयर करके 1 बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमें लैप्लास ऑफ टी क्यूब साइन टी ये निकालना है। ये निकालने के बाद जो आंसर आएगा वहां पे हमें पुट करना है s इक्वल्स टू 2, तो हमें इस इंटीग्रेशन का आंसर मिलने वाला है। तो देखते हैं इसका हम लैप्लास कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला वाइज आपको याद होगा, अगर t टू दी पावर n है तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसको -1 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा fs फंक्शन कितना होने वाला है, लैप्लास ऑफ साइन t निकालेंगे जो होता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है, फिर -1 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये बन जाता है -1 टू दी पावर 3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन जो कि है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो अभी इसको हमें आराम से डिफरेंशिएट करना है। आप चाहे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए मेरे साथ। तो ये होने वाला है -1 इंटू
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रह जाएगा। अगर एक डेरिवेटिव कर देते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2s। तो -2 को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये बन जाएगा 2s d2 ds2 ऑफ s अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको फिर से एक और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये बन जाता है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग ए स्क्वायर प्लस 1 को कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाता है ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है हम लोगों का -4 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से 2s इंटू डी डी एस ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। तो फाइनल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो है -6s माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फिर से थोड़ा सा पावर कैंसिल करते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इसको कैंसिल करेंगे, अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पावर 1 रह जाता है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे पावर 4 रह जाता है। तो थोड़ा सा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने से ये बन जाएगा -6s क्यूब माइनस 6s इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा -6s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 18s क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। और फाइनली ये बन जाता है 18s क्यूब माइनस 6s स्क्वायर माइनस 12s बाई ए स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 4। और ये है हमारा फाइनल आंसर। बन गया हमारा लैप्लस ऑफ द फंक्शन टी क्यूब इंटू साइन एस टी। लेकिन हमें फाइनली निकालना है इस इंटीग्रेशन का आंसर, जहां पे s का वैल्यू कितना बिठाना है, s का वैल्यू 1 बिठाना है। ठीक है, तो हमें ये निकला है लैप्लस ऑफ टी क्यूब साइन टी। तो अभी अगर हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू टी क्यूब साइन टी, तो यहाँ पे s का वैल्यू बेसिकली कितना है, s का वैल्यू है 1। तो यहाँ पे अगर s का वैल्यू 1 बिठाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1 इंटू 18 माइनस 6 माइनस 12 बाय 1 प्लस 1 टू द पावर 4। और हम देख सकते हैं हमारा न्यूमरेटर बन जाता है 0। तो इसका मतलब है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाता है 0। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेगमेंट 2, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आंसर अभी हमें मिल रहा है, इस आंसर का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। जब भी हम एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो वहां पे होता है एक कर्नल फंक्शन, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है हमारा गिवन फंक्शन, जिसको हम कुछ सूटेबल लिमिट्स लेके इंटीग्रेट करते हैं। ये कर्नल फंक्शन आइडियली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने कर्नल फंक्शन लिया है e टू द पावर ऑफ माइनस टी, तो माइनस लेने का इंपॉर्टेंस ये है कि e टू द पावर माइनस टी का अगर हम ग्राफ देखें तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी फंक्शन ऑफ t से, फॉर एग्जांपल अगर sin t से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं कि sin t का फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसको अगर e टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फंक्शन बनेगा उसका प्लॉट में हम देख सकते हैं कि जो ऑसिलेशंस है वहां पे डैम्पिंग नजर आ रहा है। तो ये डैम्पिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, तो फिर एक पॉसिबिलिटी आता है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर फाइनाइट आएगा। अगर हम e की पावर में नेगेटिव नहीं लेते हैं कर्नल में, तो हम देख सकते हैं कि ये ऑसिलेशंस इनफाइनाइटली इंक्रीज होने वाला है और इंटीग्रेशन डेफिनेटली इनफाइनाइट हो जाएगा, जो हमारे मतलब का नहीं बनने वाला है। अभी अगर हम कर्नल को e टू द पावर माइनस टी लेते हैं तो यहाँ पे कर्नल एक फंक्शन ऑफ टाइम बन जाता है, जो कि आइडियली अच्छा नहीं है हमारे लिए।
हम लोग उसको डायमेंशनलेस करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग e टू द पावर माइनस टी की जगह पे e टू द पावर माइनस एस टी लेते हैं, जहां पे s को हम मानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, मतलब 1 अपॉन टाइम है। तो 1 अपॉन टाइम मतलब s बन जाता है फ्रीक्वेंसी, और e टू द पावर माइनस एस टी बन जाता है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसको हमारा कर्नल माना जाएगा फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अभी ये e टू द पावर माइनस एस टी हमारा कर्नल है। इसको कोई भी इनपुट सिग्नल जिसको हम फंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं उससे मल्टीप्लाई करके अगर इंटीग्रेट करते हैं 0 टू इंफिनिटी, तो जो आंसर आता है वो अल्टीमेटली एक फंक्शन ऑफ s होता है, जो हमने देखा है हमारे सारे प्रॉब्लम्स में। और ये फंक्शन ऑफ s रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्रीक्वेंसी। मतलब टाइम डोमेन में एक फंक्शन दिया हुआ था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो चेंज ऑफ डोमेन बन गया। अभी इससे हमारा फायदा क्या हुआ उसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि s हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, यहां पे अल्फा क्या है? अल्फा है एक फैक्टर जो ये डिटरमाइन करता है कि ऑसिलेशंस कितना जल्दी डीके होने वाला है। अल्फा जितना ज्यादा होगा ऑसिलेशंस उतना ज्यादा जल्दी से डीके होंगे, जितना छोटा होगा ऑसिलेशन उतना टाइम लेके डीके होंगे। और जो बीटा पार्ट है, बीटा फैक्टर इंडिकेट करता है कि फेज एंगल क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारा लैप्लास लेने से किसी भी फंक्शन का, किसी भी इनपुट फंक्शन का लैप्लास लेने से जो फाइनल एफ ऑफ एस वाला आंसर आ रहा है, जहां पे एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मतलब एस एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इस फंक्शन को अगर हम अल्फा वर्सेस बीटा प्लॉट करेंगे, मतलब आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन हमारा कैसे बिहेव करने वाला है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा आउटपुट कितना ज्यादा स्टेबल है, कितना अनस्टेबल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेसिकली कोई भी कॉम्प्लेक्स गिवन इनपुट सिग्नल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जहां पे हम लोगों को ये समझने में आसानी हो रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इनपुट फंक्शन और इनपुट सिग्नल हमारा आउटपुट कितना स्टेबल है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और ये जो हम प्लॉट ले सकते हैं अल्फा वर्सेस बीटा, इस प्लॉट को लेके हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएगा, ये इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। शायद ये हमारा टॉपिक होगा किसी और वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये इंटरप्रिटेशन समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।